गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करने के लिए कहा गया है कंसीडरिंग द नॉर्मल वोल्टेज अक्रॉस योर प्राइमरी साइड, और आपको कहा गया है सॉल्व इट फॉर नो लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर्स। तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और उसके पैरामीटर्स आपको गिवन है। आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट भी गिवन है, इसके पैरामीटर्स भी गिवन है। तो आप एक काम कीजिए, इसे कंसीडर कीजिए नेटवर्क एनालिसिस या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल। अब इसे ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल मत कंसीडर कीजिए और देखिए नेटवर्क एनालिसिस के माइंडसेट के साथ इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसे अब ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली एक सर्किट गिवन है, सर्किट के सारे पैरामीटर्स गिवन है, वोल्टेजेस गिवन है, करंट निकालने के लिए कहा गया है आपको। तो हम इस न्यूमेरिकल को नेटवर्क एनालिसिस के थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ लोड भी गिवन है, सेकेंडरी साइड पे लोड इम्पीडेंस की वैल्यू आपको गिवन है ये। तो चलिए एक काम करते हैं, इस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करते हैं विद द माइंडसेट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड नॉट ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अपने नेटवर्क में वैल्यूज़ लिख लीजिए। R1 क्या बनेगा आपका 0.286, X1 क्या गिवन है 0.73, R2 डैश भी गिवन है आपको सिंपली 0.319, X2 डैश गिवन है आपको 0.73, R नोट की वैल्यू गिवन है 250 ओम्स, X नोट गिवन है 1250, लोड की वैल्यू सेकेंडरी साइड पे गिवन है आप, तो उसे एक काम करते हैं प्राइमरी साइड पे ले आते हैं। तो कैसे लाएंगे, हमें ZL की वैल्यू चाहिए प्राइमरी साइड पे, प्राइमरी साइड पे चाहिए तो N2/N1 या N1/N2, प्राइमरी साइड पे चाहिए तो प्राइमरी साइड के लिए N1 ऊपर, ठीक है। एंड वी नो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, thereby N1/N2 is equal to 2300 divided by 230, that is 10. They how we can or load impedance on primary side to be equal to दिस वैल्यू। तो आपको लोड का भी इम्पीडेंस यहाँ लिख लीजिए 38.7 प्लस J29। अब इस सर्किट के लिए I1 निकालने के लिए इसका सबसे पहले Z इक्विवेलेंट निकालिए। Z इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए Z इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, दीज टू पैरामीटर्स आर इन सीरीज, तो इसे एडअप कर लीजिए। Z2 डैश प्लस ZL डैश क्या बन जाएगा आपका 0.319 प्लस J0.73 प्लस ZL डैश 38.7 प्लस J29। अब इसे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल कंसीडर मत कीजिएगा। सिमिलरली पावर सिस्टम में, इंडक्शन मोटर में, कहीं भी आपको एक बार सर्किट और उसके पैरामीटर्स दे दिए तो उसे नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन ही कंसीडर कीजिए। तो यहाँ से आपको आपकी Z2 डैश प्लस ZL डैश की वैल्यू मिल जाएगी 39.02 प्लस J29.73। ये सीरीज में एडअप हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं और फिर इसका पैरेलल सर्किट और ये दोनों सर्किट आपस में पैरेलल में बन जाएंगे, वो फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसका पैरेलल सर्किट सॉल्व कीजिए R नोट और XM का। R नॉट पैरेलल XM क्या वैल्यू बन जाएगी, R नॉट है आपका 250 मल्टीप्लाई बाय J1250 डिवाइडेड बाय 250 प्लस J1250। इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए 250 और 1250, हाँ। तो यहाँ से आपका ZM बन जाएगा 240.385 प्लस J48.1 ohms। ये ZM की वैल्यू आ गई। नाउ योर ZM इज इन पैरेलल विथ Z2 डैश प्लस ZL डैश, ये सॉल्व कीजिए। ZM आ जाएगा आपका 240.3
385, इस इक्विवेलेंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, जेड एक्स का नाम दे देते हैं, प्लस जे 48.1 मल्टीप्लाई बाय 39.02 प्लस जे 29.73 डिवाइडेड बाय 240.385 प्लस जे 48.1 प्लस 39.02 29.73। ये आपका ZX सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 7949.81 प्लस जे 9023.51 डिवाइडेड बाय 279.405 प्लस जे 77.83। फर्दर सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 34.75 प्लस जे 22.62 ओम्स। अभी आपको ये दोनों भी पैरेलल सर्किट भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब ये पैरेलल सर्किट सॉल्व होने के बाद दिस सर्किट इज इन सीरीज विद दिस सर्किट, तो इसे फर्दर सॉल्व कीजिए। जेड इक्विवेलेंट इस सर्किट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए आपको क्या आंसर मिलेगा। Z1 प्लस ZX आपके ट्रांसफॉर्मर का जेड इक्विवेलेंट, Z1 है 0.286 प्लस जे 0.73 प्लस ZX कैलकुलेट किया है 34.75 प्लस जे 22.62। तो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या बन जाएगी, 35.036 प्लस जे 23.35 ओम्स। तो अब आपको आपके ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया है। तो आपका ट्रांसफॉर्मर का सर्किट किस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। यहाँ पे VTH कह लीजिए, V1 कह लीजिए, ये आ गया आपकी अप्लाइड वोल्टेज। जेड इक्विवेलेंट आ गया आपका कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका थेवेनिन सर्किट। इसके लिए आई थेवेनिन या I1 कैलकुलेट कीजिए, तो वो बन जाएगा आपका 2300 V1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 35.036 प्लस जे 23.35। तो यहाँ से I1 देखिए क्या बनेगा आपका, दिस इज योर जेड इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45.46 माइनस जे 30.29 रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में बन जाएगा 54.63 एंगल माइनस 33.682 डिग्रीज। यहाँ पे एक ये चीज़ देख लीजिए, ये आपका I1 का आंसर आ गया। V1 एंगल 0 मैंने अपनी मर्जी से लिया है। ये हम हर न्यूमेरिकल में, चाहे इंडक्शन मोटर का हो, पावर सिस्टम का हो, ट्रांसफार्मर का हो, कोई भी जहाँ पे आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स मैथ्स में यूज़ करना है, तो आप एक V1 को या किसी वैल्यू को एंगल 0 पे रखते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने न्यूमेरिकल में V1 को रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूँ, और रेफरेंस कंसीडर करने का मतलब मैं उसे एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब जो भी वैल्यूज़ निकलेंगी I1 की, I2 की, E1 की, वो विद रिस्पेक्ट टू ये निकलेगी। अब जैसे यहाँ पे I1 आया -33.682, तो ये 33 माइनस में किसके रिस्पेक्ट से, V1 के रिस्पेक्ट से। V1 हम रेफरेंस लेते हैं खुद से, और फिर जो बाकी वैल्यूज़ निकलेंगी उसके रेफरेंस पे +20 डिग्री कुछ निकलता, तो वो एक्स एक्सिस से यहाँ पे हो जाता। और वो लीड किसको कर रहा है, वैल्यू E1 E2 कुछ भी मान लीजिए, वो लीड कर रहा है आपके V1 को। तो V1 को हम रेफरेंस वैल्यू लेते हैं खुद से, किसी भी एक वैल्यू को। इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पावर सिस्टम, मशीन कहीं भी सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक वैल्यू को हम रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस से मतलब उसे एंगल 0 डिग्री पे खुद से कंसीडर करेंगे, और बाकी चीज़ों को उसके रिस्पेक्टिव पे देखेंगे कि -33 डिग्री I1 आ रहा, दैट इज़ -33 डिग्री लैगिंग टू योर
रेफरेंस वैल्यू विच इज़ V1। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी I1 की वैल्यू आ गई है विच इज़ 54.63 और लैगिंग यू है V1 बाय -33 डिग्रीज। तो ठीक है, यहाँ पे इसे ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है, उसके पैरामीटर्स हैं, आपको आपके I1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए नेक्स्ट हमें पूछा गया है नो लोड करंट और सेकेंडरी करंट भी निकाल के दीजिए। I1 की वैल्यू मिल गई है, I0 की वैल्यू और I2 डैश की वैल्यू हम करंट डिवाइडर रूल से निकाल लेंगे। तो देखिए वो क्या बनेगा, I2 डैश की वैल्यू, योर I2 डैश विल बी इक्वल टू प्राइमरी करंट I1 मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट ब्रांच इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द इम्पिडेंस। तो इसे करंट डिवाइडर रूल से निकाल लीजिए I2 डैश की वैल्यू अपनी। I1 अभी कैलकुलेट किया 54.63 एंगल -33.682 डिग्रीज। ZM हम कैलकुलेट कर चुके हैं 240.385 48.1 से। लिखिए यहाँ पे 240.385 प्लस J 48.1 divided by sum of both the branches impedance 240.385 plus J 48.1 प्लस ऑपोजिट ब्रांच इम्पिडेंस, तो क्या बन जाएगा Z2 डैश प्लस ZL डैश, उसकी वैल्यू लिखिए 39.02 प्लस J 29.73। यहाँ से आप अपना I2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बन जाएगा आपका 12384.983 माइनस J 5096.327 डिवाइडेड बाय 279.405 प्लस J 77.83। फर्दर सॉल्व कीजिए, आपको आपका I2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी 36.42 माइनस J 28.385 एम्पियर और सेम वैल्यू आपकी पोलर फॉर्म में बन जाएगी 46.174 एंगल -37.93। तो ये पोलर फॉर्म में आपकी वैल्यू आ गई I2 डैश की, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये 37.93 लैग कर रहा है आपके V1 को। I2 डैश की वैल्यू I1 लैग कर रहा था 33 से डिग्री से, I2 फर्दर लैग कर रहा है 37.93 डिग्री से। I2 डैश की वैल्यू भी आ गई है, I0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली I1 माइनस I2 डैश, आपका I0 आ जाएगा। I1 देखिए 54.63 माइनस एंगल 33.682 माइनस 46.174 एंगल -37.93। यहाँ से आपका I0 बन जाएगा 9.038 माइनस J 1.914 एम्पियर रेक्टेंगुलर में, और पोलर में बन जाएगा 9.24 एंगल -11.95 डिग्री। यह आ गया आपका पोलर में और ये आ गया आपके I0 की वैल्यू रेक्टेंगुलर में। अब I0 की वैल्यू समझिए, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर आया उसका थोड़ा मतलब समझिए। ये I0 का जो रेक्टेंगुलर पार्ट में रियल पार्ट है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा है कोर में, कोर करंट ऐसा, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ योर मैग्नेटाइजिंग करंट, वो यहाँ पे आपको मैग्नेटाइज करने के लिए फ्लो कर रहा है। सो I0 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे प्योर इंडक्टेंस है, इसलिए आप अपनी I0 को फर्दर कंसिडर कर सकते हैं कि उसका ये वाला पार्ट IC है एंड दिस वन इज योर IM। तो ये आ गई आपकी सारी करंट्स, I0 भी आ गया, उसका एंगल भी आ गया 11.95 डिग्री से आपका I0 लैग कर रहा है आपके V1 को। I2 डैश भी आ गया
और I1 की वैल्यू भी आ गई। तो न्यूमेरिकल में जो पूछा था वो सब हमें मिल गया है। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मर को सॉल्व करते हैं, आपके लॉसेस वगैरह भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है आपका। कॉपर लॉस निकालते हैं आपका प्राइमरी साइड पे, तो क्या बन जाएगा वो I²R। प्राइमरी साइड पे करंट है I1 और R1, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। I1 की वैल्यू पोलर फॉर्म वाली वैल्यू लीजिएगा, वो मैग्नीट्यूड है आपकी करंट का, क्योंकि जब भी ये I²R V²R करेंगे तो पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लीजिएगा वैल्यू का। उसमें सोचिएगा नहीं कि रेक्टेंगुलर का रियल पार्ट लेना है फॉर्म का या इमेजिनरी पार्ट। आपको अपना ये I²R V²R कुछ भी करना है या V²Z, आपको हमेशा अपनी याद रखिएगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स में पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे I1 का मैग्नीट्यूड देखिए 54.63 का स्क्वायर इंटू R1 दैट इज़ 0.286। तो यहाँ से आपका प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस निकल जाएगा 853.55 वॉट्स। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस भी निकाल लेते हैं, वो भी I²R निकलेगा। सेकेंडरी साइड पे करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू लिखिए। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी साइड पे करंट को ट्रांसफ़र कीजिए और I2 लिखिए और R2 लिखिए, या प्राइमरी साइड पे जो आपकी सेकेंडरी करंट है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ I2 डैश और सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास प्राइमरी साइड पे है R2 डैश, उसकी वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करके आपको दोनों केसेस पे आंसर सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे I2 करंट की जो हमारे पास वैल्यू है प्राइमरी साइड पे शिफ्टेड वो वैल्यू, और R2 की वैल्यू जो हमारे पास प्राइमरी साइड पे है शिफ्टेड वो वैल्यू कंसीडर करते हुए सेकेंडरी का कॉपर लॉस निकालूंगा। तो देखिए क्या वैल्यू निकलेगी आपकी। I2 डैश हमने कैलकुलेट किया है, उसका मैग्नीट्यूड 46.174 का स्क्वायर एंड योर R2 डैश इज गिवन टू बी 319 ohms। तो यहाँ से आपका सेकेंडरी का कॉपर लॉस निकल जाएगा 680.12 वॉट्स। फर्दर कोर लॉस देखिए क्या बनेगा आपका, वो भी निकाल लेते हैं। कोर लॉस विल बी इक्वल टू आपके R0 में कितना लॉस बन रहा है दैट इज़ योर कोर लॉस। तो उसके लिए R0 में क्या करंट फ्लो हो रही है IC, I²R कर रहे हैं, सिंपली नेटवर्क एनालिसिस ही है। कोर लॉस में रेजिस्टेंस में आपका कोर लॉस कंसीडर किया जाएगा R0 में। तो IC की वैल्यू क्या है, या तो आप I0 को करंट डिवाइडर रूल लगा के IC और IM की वैल्यू निकाल लीजिए, या आप I0 का रियल पार्ट को कंसीडर कीजिए फ्लोइंग इन योर रेजिस्टेंस। और I0 का रियल पार्ट क्या था 9.038। आप वहाँ पे करंट डिवाइडर रूल निकाल लीजिए I0 से, फिर RC देख लीजिए RC में क्या फ्लो कर रहा है, या सिंपली I0 का रियल पार्ट कंसीडर कीजिए दैट इज़ योर IC विच वॉज 9.038 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R0 विच इज़ 250 ohms। तो यहाँ से आपको आपके कोर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी दिस मच। तो ये आपके ट्रांसफार्मर की सारी लॉसेस की वैल्यू मिल गई, सेकेंडरी साइड की, प्राइमरी साइड की और कोर लॉस की। एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं ट्रांसफार्मर की। क्या बनेगी आपकी एफिशिएंसी, कितना आउटपुट मिल रहा है, और एफिशिएंसी में क्या फॉर्मूला रहता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कहने का मतलब आपको कितना आउटपुट मिल रहा है कितना इनपुट देने पे, देयर बाय एफिशिएंसी इज हाउ मच आउटपुट यू आर गेटिंग फॉर योर इनपुट, दैट्स व्हाई एफिशिएंसी इज कंसीडर्ड एज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हैं मेजरमेंट मटेरियल कुछ भी, एफिशिएंसी विल ऑलवेज भी कि कितना आउटपुट की वैल्यू मिल रही है आपको फॉर यू गिवन इनपुट। तो आउटपुट देखिए क्या है, आउटपुट वैसे भी लिख सकते हैं इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय योर इनपुट। अभी इनपुट की वैल्यू क्या है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। योर इनपुट पावर इज
V1 I1 cos phi, V1 है 2300, I1 का मैग्नीट्यूड लिखिए विच इज़ 54.63, और फाई क्या है आपका, फाई इज़ योर एंगल बिटवीन V1 एंड I1। V1 हमने ऐसे कंसीडर किया है, I1 ऐसे कंसीडर किया हो, तो ये दोनों के बीच का एंगल है दैट इज़ योर cos phi, तो वो एंगल है 33.682। यहाँ से अपना इनपुट देखिए क्या बन रहा है, 104,556.1 watts, or you may consider it as 104.55 kilowatts। ये आ गया आपका इनपुट की वैल्यू। आउटपुट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। आउटपुट विल बी कंसीडर एज कि आपकी लोड साइड पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है एट योर लोड साइड। तो लोड साइड पे क्या करंट है हमारे पास, I2 डैश और RL डैश की वैल्यू से हमें आपका आउटपुट पावर मिल जाएगी दैट इज़ 46.174 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय योर लोड 38.7, तो ये आ जाएगी आपकी आउटपुट पावर इक्वल टू 82,509.88 वॉट्स और 82.509 किलोवाट्स। तो आपको आपका आउटपुट भी मिल गया, इनपुट भी मिल गया। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो देखिए आउटपुट बाय इनपुट करके 82.509 किलोवाट्स डिवाइडेड बाय 104.55 किलोवाट्स, ये आपका आ जाएगा आंसर 0.789, 78.9% एफिशिएंसी है आपकी। क्या मतलब, फॉर एवरी 1 किलोवाट in input we are getting how much, 0.789 kilowatts in the output। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, फॉर एवरी गिवन 1 unit of input we are getting this much in our output 0.789। तो यहाँ पे आ गया आपकी एफिशिएंसी इन परसेंटेज 78.9। आप अपना आउटपुट इस तरह से भी निकाल सकते थे। कई बार आपको आपके MCQs में आउटपुट निकालने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेगा नहीं डायरेक्ट वे में, तो वहाँ पे आप अपना आउटपुट कई बार ऐसे भी निकाल रहे होंगे इनपुट माइनस लॉसेस करके, तो भी करके देख लेते हैं। हमारा आउटपुट की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके लोड करंट को ये बन रही थी आउटपुट करंट की वैल्यू, आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट माइनस लॉसेस करके भी आपको कई बार MCQs में निकालना होगा, तो भी देख लीजिए कैसे निकलेगा। इनपुट इज 104.55 किलोवाट्स माइनस ऑल योर लॉसेस। तो क्या क्या लॉसेस बन जाएंगे, कोर लॉस लिखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉपर लॉस लिखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर में हो रहा है। आपके ट्रांसफार्मर में एक कोर लॉस हो रहा है, प्राइमरी में कॉपर लॉस और सेकेंडरी में कॉपर लॉस। तो ये आपके गिवन इनपुट पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट इज इक्वल टू 82.595 किलोवाट्स। तो आउटपुट कई बार आप MCQs में इस तरह से निकाल रहा होगा, इनपुट माइनस लॉसेस। इंडक्शन मोटर हो, कुछ भी हो, कोई भी मोटर हो, उससे आप इंडक्शन मोटर को क्या इनपुट दे रहे हैं और उसमें टोटल लॉसेस क्या हो रहे हैं वो निकाल लीजिए, दैट इज़ योर आउटपुट। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी बार यूज़ होगा, तो वैसे भी याद रख लीजिए। और लोड साइड पे आपके लोड रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट, बट दिस फॉर्मूला विल ऑल्सो बी यूज मल्टीपल टाइम्स। तो ये आ गया आपका आउटपुट का आंसर पावर का इनपुट माइनस लॉसेस करके। यहाँ पे जो हल्का सा फ़र्क है 509 और 595 का, वो क्योंकि हमने सारे डिजिट्स कंसिडर नहीं किए इसलिए ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, इट डजेंट मैटर। तो आप अपना आउटपुट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एफिशिएंसी कितना आउटपुट मिल रहा है कितना इनपुट पे, इस तरह से भी, और इनपुट माइनस लॉसेस करके इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके ट्रांसफॉर्मर के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए, और उनमें आपके ट्रांसफॉर्मर में कितने कितने लॉसेस हो रहे थे वो भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है,
considering your transformer numerical as simply a numerical of network analysis. तो देखिए, तो ये है इंपॉर्टेंस आपकी नेटवर्क एनालिसिस की. इसी तरह से डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इंडक्शन मोटर, हर जगह सिंपली नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करेंगे. तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट सर्किट की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई कि हम इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी चीज़ का क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपली एक नेटवर्क एनालिसिस का बन जाए.